मुगल काल। हिंदुस्तान में मुगल काल को स्थापित करने का क्रेडिट बाबर को जाता है। साल 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की नींव रखी। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं सिंहासन पर बैठा। हुमायूं के बाद अकबर ने सत्ता संभाली तो मुगल काल का स्वर्ण युग शुरू हुआ। इसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर लेट मुगल्स। बताते हैं कि मुगल साम्राज्य करीबन 300 साल तक चला। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सल्तनत के दौरान भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। भारत उस दौर में सबसे अमीर देश हुआ करता था। हालांकि कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मुगलों ने सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने का काम किया है, क्योंकि मुगलों के आने से सैकड़ों साल पहले से भी भारत को सोने की चिड़िया ही कहा जाता था। अब किसकी बात सही और किसकी गलत, ये बहुत लंबा चर्चा का विषय है, जो शायद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती। लिहाजा इस डिबेट में हम ना ही पढ़े तो बेहतर है। तो मुगल काल में भारत ने कितनी तरक्की की और कितनी नहीं, ये तो अलग की बात है। लेकिन एक बात जो कोई डिनाई नहीं कर सकता वो ये है कि मुगल के काल में जो जुल्म और ज्यादती हुई वो कभी नहीं हुई। मुगलों ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। यही वजह है कि मुगलों की इसी आदत ने कई शूरवीरों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने दम पर मुगल सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी। उन्हीं में से एक थे बंदा सिंह बहादुर। आज हम अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बंदा सिंह बहादुर की जिंदगी के दास्तां सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप बेहद गर्व भी महसूस करेंगे और दुख के मारे आपका कलेजा भी फट जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ था। बहुत कम उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए थे और उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से जाना जाने लगा था। वो अपने घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नंदेड़ पहुंचे, जहां 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अपनी तपस्वी जीवन शैली त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। जे.एस. गिरवाल अपनी किताब सिक्स ऑफ पंजाब में लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। साथ ही उन्होंने एक फरमान भी दिया जिसमें कहा गया था कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों की लीडरशिप करें। साल 1709 में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह अभी भी दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे, बंदा बहादुर पंजाब में सतलज नदी के पूर्व में जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गए। सबसे पहले तो उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में उस जमाने के मुगल इतिहासकार खफी खान को कहते बताया कि 3 से 4 महीनों के अंदर बंदा बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद उन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19,000 हो गई। खैर, बंदा सिंह बहादुर की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो मुगलों के लिए नासूर बनते चले जा रहे थे। जब बादशाह बहादुर शाह को समझ आ गया कि बंदा सिंह बहादुर से लड़ना आसान नहीं है, तो उन्होंने बंदा सिंह बहादुर के खात्मे के लिए खुद रणनीति तैयार की। 29 अगस्त 1710 की बात है। उस रोज मुगल सेना में एक अजीब सा फरमान जारी हुआ। बादशाह बहादुर शाह ने आदेश दिया कि मुगल सेना में जितने भी हिंदू हैं उन्हें अपनी दाढ़ी कटवानी होगी। वजह यह थी कि मुगल सिखों पर हमला करने जा रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी सिख गलती से भी सेना में शामिल हो। मुगल सेना ने मुनीम खां की अगुवाई में सरहिंद पर हमला कर दिया। मुगल सेना के सामने बंदा बहादुर की फौज कमजोर थी। लोहगढ़ के किले में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन 60,000 की मुगल सेना ने लोहगढ़ के किले का घेराव कर लिया। तब गुलाब सिंह ने बंदा की जगह ले ली और बंदा वेश बदलकर किले से निकल गए। उन्होंने चंबा के जंगलों का रुख किया। बंदा के इस तरह हाथ से निकल जाने से बहादुर शाह बहुत नाराज हुआ। 10 दिसंबर 1710 को उसने फरमान जारी किया कि जहां कोई सिख दिखे उसे मार डाला जाए। बंदा ने जंगलों से ही सिखों को हुक्मनामे भेजे ताकि वो दोबारा अपनी ताकत इकट्ठा कर सके और उनसे मिले। 2 साल तक बंदा छुपते छुपाते रहे। उनके बुलाने पर 1712 में कीरतपुर साहिब में सिखों ने राजा अजमेर चंद को हराया। अजमेर चंद ने ही पहाड़ी राजाओं को गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ भड़काया था। खैर, 1712 में बहादुर शाह की भी मौत हो गई, जिसके बाद उसके बेटे में सत्ता को लेकर ठन गई। मुगलों में पड़ी फूट का फायदा उठाते हुए बंदा बहादुर ने लोहगढ़ पर दोबारा कब्जा किया। बहादुर शाह की मौत के बाद मुगलों की कमान फर्रुख सियार ने अपने हाथ में ले लिया।
उसने सबसे पहले समद खां को लाहौर का गवर्नर और उसके बेटे जकारिया खां को जम्मू का फौजदार नियुक्त किया। फिर इन दोनों को बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने को कहा। 3 साल के इस अभियान में समद खान ने बंदा बहादुर को गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर गुरदास नांगल तक ढकेल दिया। वहां किले की सुरक्षा में बंदा और उनके साथी किसी तरह बचे रहे। समद खान ने गुरदास नांगल किले के सारे रास्ते बंद कर दिए। ना खाना अंदर जा सकता था, ना पानी। बंदा पहले भी लोहगढ़ के किले से भाग निकले थे, इसलिए हमले की बजाय समद खान ने इंतजार की नीति अपनाई। बिना खाना पानी के 8 महीने खाने के लाले पड़े तो बंदा और उसके साथी घास पत्तियों पर गुजारा करते रहे। उससे भी काम न बना तो घोड़ों और गधों का मांस खाना पड़ा। 8 महीने किसी तरह गुजरे, लेकिन दिसंबर आते आते दिखने लग गया था कि बाहर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं है। किले के दरवाजे खुले तो मुगल सेना टूट पड़ी। फिर 17 दिसंबर 1715 को 300 सिखों को कत्ल कर लगभग 700 सिखों को बंदा बहादुर सहित गिरफ्तार कर लिया गया। फर्रुख सियर ने आदेश दिया था कि बंदा उसे जिंदा चाहिए। मारे गए सिखों के सिर भाले में टांग कर पहले लाहौर के बाजार में परेड करवाई गई और फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। औरंगजेब के जमाने से ये दुश्मनों की नुमाइश का रिवाज था। बंदा और उनके साथियों को देखने के लिए दिल्ली में भीड़ उमड़ी। समद खां का बेटा जकारिया खान की अगुवाई कर रहा था। मखौल उड़ाने के लिए बंदा को शाही पोशाक पहनाई गई और हाथी के ऊपर पिंजरे में डाल रखा था। उसके बाकी साथियों को बिना जीन ऊंट पर बिठा रखा था। इनके आगे सिखों के सिर भूसे से भरकर नेजों और बांसों पर टांगे हुए थे। इन सबको बादशाह फर्रुख सियर के आगे पेश किया गया। फर्रुख सियर ने बंदा और उनके 23 साथियों को मीर आतिश इब्राहिमुद्दीन खां के हाथों सौंप दिया और मीर आतिश ने उन्हें त्रिपोलिया जेल में कैद कर लिया। बंदा के बाकी साथियों को दिल्ली के कोतवाल सरबराह खां के हवाले कर दिया गया। 5 मार्च 1716 को सजा का ऐलान हुआ। सजा थी सरकलम किया जाना। न बोलते ही सिर धड़ से अलग एक बड़े से चबूतरे पर एक एक आदमी को ले जाकर एक ही सवाल पूछा जाता, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो? और सिर न हिलाने पर धड़ से अलग कर दिया जाता। 7 दिनों तक चले इस कत्लेआम से कोतवाल सरबराह खान जब थक गया तो उसने सजा पर रोक लगा दी। उसने फर्रुख सियर से कहा कि मसले को जरा ठहरने दिया जाए, कुछ दिन जुल्म सहेंगे तो होश आएगा और इस्लाम कबूल कर लेगा। 3 महीने तक बंदा बहादुर को काल कोठरी में बंद रखा गया। सवाल का जवाब तब भी नहीं था। आखिर में 9 जून 1716 को बंदा बहादुर की भी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। सजा से पहले एक आखिरी उपाय किया गया। बंदा को अच्छे कपड़े पहनाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार फाकी की दरगाह पर ले जाया गया और दरगाह के चारों ओर घुमाया गया। वहां पर कोतवाल ने कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, मौत या इस्लाम? लेकिन बंदा थे कि अपने जवाब पर अड़े रहे। कोतवाल को सूझी तो वो उसके 4 साल के बेटे अजय सिंह को सामने ले आया। बेटे की गर्दन पर तलवार रख बंदा से फिर वही सवाल दोहराया। बंदा की गर्दन इनकार में पूरी घूमी ही नहीं कि जल्लाद ने अजय का सिर कत्ल कर दिया। इसके बाद उसके शव से बच्चे का कलेजा निकाला और बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया। बंदा तब भी डिगे नहीं, उन्होंने मौत चुनी। इसके बाद जल्लाद ने एक खंजर से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। गर्म सलाखों से उनके शरीर को दागा गया। मौत से पहले जितनी संभवता थी यातनाएं दी गई। शरीर से मांस नोचा गया और आखिर में शरीर के टुकड़े काटकर अलग अलग कर दिए गए और इस तरह बंदा सिंह बहादुर को खत्म तो कर दिया गया, लेकिन उनकी बहादुरी को वो खत्म नहीं कर सके। खैर, बंदा सिंह बहादुर की मौत का बदला लिया मराठाओं ने फर्रुख सियार को जंग में हरा दिया। मुगल साम्राज्य इसके बाद जहां ढलता चला गया, वहीं महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर कब्जा कर उत्तर में एक विशाल सिख साम्राज्य बनाया। इसके बाद मुगल सल्तनत का नामो निशान मिटता चला गया। तो अपनी इस खास रिपोर्ट में हमने आपको बंदा सिंह बहादुर के बारे में बताया। हमें पूरा यकीन है कि उनकी कहानी से आपने ये बात जरूर सीखी होगी कि इंसान अगर कोई प्रण लेता है तो उसे पर टिका रहता है, फिर चाहे मौत को ही क्यों ना गले लगाना पड़े। बहरहाल, बंदा सिंह बहादुर की बहादुरी को ये देश हमेशा याद रखेगा और उनके सामने अपना शीश झुकाता रहेगा।